Hello everyone, welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss class 12th history chapter Framing the Constitution. आज के इस वीडियो में हम Framing the Constitution चैप्टर के सभी important questions के बारे में डिस्कस करेंगे. It is very important video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन, दैट इज What did the Constituent Assembly do to resolve the language issue? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी संविधान सभा द्वारा भाषा के विषय को रिजोल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए क्या किया गया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से भाषा विवाद को सुलझाया. ठीक है, तो इट इज़ very important question. Over many months the language issue was debated in the Constituent Assembly. भारतीय संविधान सभा में बहुत लंबे समय तक, बहुत से महीनों तक इस भाषा विवाद पर चर्चा की गई. द Constituent Assembly formed a language committee और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक भाषा समिति की स्थापना की गई थी. द कमिटी ब्रॉट ए कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला टू रिजोल्व द डेडलॉक बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड दोज हु अपोज्ड इट. और इस भाषा समिति द्वारा एक इस तरह का समझौता सिद्धांत जो है वो लाने का प्रयास किया गया. इस समस्या को सुलझाने के लिए कोशिश की गई जिसमें हिंदी भाषा के जो समर्थक थे और जो इसके हिंदी भाषा के विरोधी थे, उन दोनों के बीच समझौता करने का प्रयास इस भाषा समिति द्वारा किया गया था. इट प्रोपोज हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, इस भाषा समिति द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि हिंदी को देवनागरी भाषा के साथ भारत की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा. एंड ग्रेजुअली स्टेप्स विल बी टेकन टू डेवलप लव फॉर हिंदी. और धीरे धीरे भारतीयों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जगाने की कोशिश की जाएगी, उसके प्रति प्रेम जागृत करने की कोशिश की जाएगी. और फॉर द फर्स्ट 15 years इंग्लिश वुड कंटिन्यू फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस. और पहले 15 वर्षों तक यानी 1950 से लेकर 1965 तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू रहेगी. यानी संविधान की इस भाषा समिति द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही जो है वो आधिकारिक भाषा बना दिया गया. किसी भी तरह की कोई नेशनल लैंग्वेज जो है संविधान सभा द्वारा नहीं बनाई गई. ईच प्रोविंस वॉज टू बी अलाउड टू चूज वन ऑफ देयर रीजनल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल वर्क. और भारत के सभी राज्यों को भी यह स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत की जो आधिकारिक मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं अभी, उनमें से किसी भी एक भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, अपने ऑफिशियल वर्क के लिए ऑफिशियल भाषा के रूप में, राजकीय भाषा के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं. तो भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया. किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया. और भारत के सभी राज्यों को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित जितनी भी भाषा है, उन सभी भाषाओं में से किसी एक भाषा को अपनी राजभाषा बनाने का अधिकार दिया गया. और इस तरह से हर राज्य को ऑटोनॉमी दी गई कि वो अपनी राज्य भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं. और इस तरह से भारतीय संविधान द्वारा इस भाषा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड महात्मा गांधी सेड रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ द नेशन. महात्मा गांधी ने भारत की भाषा के बारे में या राष्ट्रभाषा के बारे में क्या कहा. ठीक है, भारत की भाषा के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे. महात्मा गांधी फ्रॉम 1930s was urging the Congress to accept हिंदुस्तानी to be the national language of India. महात्मा गांधी 1930 से ही कांग्रेस में ये प्रयास कर रहे थे कि हिंदुस्तानी भाषा को जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए. He felt that common people could easily understand a language which will be mixture of Hindi as well as Urdu. उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि सामान्य जनता जो भारत की है वो हिंदी भाषा को आसानी से समझ सकेगी, क्योंकि यह भाषा जो है हिंदी और उर्दू का एक मिक्सचर, यानी हिंदुस्तानी भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है, जिसको हिंदू और मुसलमान दोनों ही आसानी से समझ पाएंगे. सो ही प्रोपोज्ड हिंदुस्तानी विच शुड बी नाइदर संस्कृताइज्ड हिंदी नॉर पर्सनाइज्ड उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज. और इसलिए उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा कि जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है उसे भारत की राष्ट्रभाषा बनाई जाए, जो न तो संस्कृताइज्ड हिंदी है और न ही फारसी भाषा से प्रभावित
उर्दू है। यानी उन्होंने बहुत ही सिंपल हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा को जो है भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें न तो संस्कृत से प्रभावित हिंदी थी और न ही फारसी भाषा से प्रभावित उर्दू थी। ठीक है। द न्यू लैंग्वेज शुड एक्सेप्ट वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस एंड फॉरेन लैंग्वेजेस प्रोवाइडेड दे कैन मिक्स वेल विथ आवर नेशनल लैंग्वेज। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नई भाषा होगी वो सभी तरह के शब्दों को, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों में अपने में मिलाते हुए चलेगी, विदेशी भाषा के शब्दों में अपने मिलाते हुए चलेगी, जिससे क्या है कि हमारी नेशनल भाषा बन सके। गांधी जी थॉट दैट इट वुड बी आइडियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स कम्युनिटीज। गांधी जी का मानना है कि इस तरह यह हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें विभिन्न तरह की भाषाओं के शब्दों का जो है समावेश होगा, सम्मिश्रण होगा, वह भाषा भारत की विविध संस्कृति और विविध प्रकार की जो समाज हैं उनको मिलाने के बीच में, उनके बीच संचार की एक कड़ी के रूप में काम करेगी। इट कुड यूनाइट हिंदूज, मुस्लिम्स एंड पीपल नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। और यह हिंदुस्तानी भाषा भारत के हिंदू, मुसलमानों और यहाँ तक कि उत्तर और दक्षिणी भारत के लोगों को भी आपस में जोड़ने का काम करेगी। और इस वजह से गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा को, जो कि उर्दू और हिंदी का सम्मिश्रण थी, उसे भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। कमेंट। भारतीय संविधान जो है वह अपने रूप में संघात्मक दिखता है, लेकिन वह एकात्मक रूप में है। ठीक है। तो इंडिया संघीय रूप में है, लेकिन दिखने में वो एकात्मक है। कैसे? ठीक है। यूनिटरी टाइप गवर्नमेंट दिखती है, या हमारा संविधान जो है वो यूनिटरी दिखता है, जबकि हम फेडरल हैं, संघीय व्यवस्था है। तो ये कैसे होता है? तो इस क्वेश्चन का जो है बहुत ही सिस्टमेटिक आंसर ये है कि मेंबर्स लाइक पंडित नेहरू, भीमराव अंबेडकर एडवोकेटेड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेहरू और अंबेडकर जैसे नेताओं ने बहुत ही शक्तिशाली केंद्र की स्थापना पर जोर दिया था। उनका यह मानना था कि केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। दे बोरोड द आइडिया ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर फ्रॉम यूएसए। उन्होंने भारतीय जो राज्य है, भारतीय, उसके लिए जो संघीय ढांचे की व्यवस्था को अमेरिका के संविधान से उन्होंने लिया और इसको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप जो है स्थापित करने की कोशिश की। यानी हमारे इस संघीय व्यवस्था को हमने अमेरिका से लिया, किंतु इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हमारे संविधान निर्माताओं ने बदल दिया। ठीक है। अब बात करते हैं किस तरह से बदला इसको। तो द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है। हमारे संविधान के द्वारा संविधान में 3 तरह की जो है सूचियाँ वो दी गई है, जिन्हें यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान है। फॉर द 100 सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, जो संघीय सूची है उसमें 100 या 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हो चुके हैं, वो संघ सूची है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहेगी। गॉट एक्सक्लूसिव पावर टू एडमिनिस्टर। और इस संघ सूची पर जितने भी विषय 100 से ज़्यादा विषय हैं उन पर कार्य करने की शक्तियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। फॉर 61 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट, जो राज्य सूची के 61 विषय हैं उन पर कार्य करने का पूरा अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन पावर टू एडमिनिस्टर। बट इफ वन और मोर स्टेट appeal to the center to prepare law for any subject, the center can make law for them। और यदि एक या एक से अधिक राज्य अगर केंद्र से विशेष प्रार्थना करते हैं कि वो राज्यों के लिए कानून बनाए, तो ऐसे में जो है केंद्र उनके लिए भी कानून बना सकता है। सिमिलरली रिगार्डिंग 52 सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट, बोथ स्टेट एंड द सेंटर हैज़ द पावर टू एडमिनिस्टर। और इसके साथ ही जो 52 विषय के जो समवर्ती सूची के हैं उनके ऊपर राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ही जो है व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट द सेंट्रल लॉ विल बी फॉलोड। और ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद की स्थिति होती है, तो उसमें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को माना जाएगा, मान्य होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का प्रावधान है। लेकिन अगर विवाद होता है तो उसमें केंद्र सरकार का कानून अधिक प्रभावी माना
जाएगा। द रेसिड्यूरी पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। और इसके अलावा जितने भी बचे हुए विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को दिया गया। बचे हुए विषय का मतलब, रेसिड्यूरी पावर्स का मतलब ऐसे विषय जो या तो जब संविधान बनाया गया था तब अस्तित्व में ही नहीं थे, जो बाद की परिस्थितियों के अनुसार, जैसे अभी मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट और रोबोटिक्स और इस तरह की बहुत सारी जो साइबर क्राइम है, ये ऐसे विषय है जब संविधान नहीं बनाया गया था तब उस समय संविधान बनाया गया था तब उपस्थित नहीं थे, किंतु अब जो है उपस्थित हो गए। तो ऐसे सभी नए नवीन विषयों को जो है रेसिड्यूरी पावर्स कहा जाता है और इन पर भी कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को दिया गया। सिमिलरली आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सेंटर टू टेक ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साथ ही साथ संविधान का आर्टिकल 356 जो है 356 धारा 356 जिसे कहा जाता है, इस धारा के अकॉर्डिंग जो है इस धारा के अकॉर्डिंग केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वो कभी भी राज्य प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये धारा है 356, इसको आर्टिकल 356 कहा जाता है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। और ये धारा या ये जो आर्टिकल है इम्प्लीमेंट होता है कि यदि राज्य में कानून व्यवस्था जो है वो संविधान के अनुरूप नहीं रहती है तो ऐसे में केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। इन दोज कंडीशन गवर्नर रूल्स कैन बी इम्पोज। और ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल शासन को जो है वो लागू किया जा सकता है, राज्यों पर लागू किया जा सकता है, यानी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। द गवर्नर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द सेंटर। फिर एक और चीज़ जो संघीय शक्ति में केंद्र सरकार को मजबूत बनाती है वो ये है कि सभी राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो राज्यों के गवर्नर भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैज़ बीन क्रिएटेड वेयर ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड इन द स्टेट टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके साथ ही साथ केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को भी भारत में क्रिएट किया गया है, सृजित किया गया है, जिसमें IAS या ये जो परीक्षा या इसके अधिकारी जो होते हैं वो राज्य के प्रशासन को जो है चलाने का काम करते हैं। तो राज्य के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था से चलते हैं। द सेंटर ऑल्सो अलोकेट्स फंड टू द स्टेट टू मीट वेरियस एक्सपेंसेस। इसके अलावा केंद्र सरकार को बहुत सारे वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं जिसके द्वारा वो विभिन्न तरह के फंड्स को रिलीज करती है ताकि राज्य सरकार अब विभिन्न प्रकार के खर्चों और योजनाओं का खर्चा उठा सके। तो केंद्र को फाइनेंशियल पावर्स भी जो है वो दिए गए हैं, राज्यों को फंड एलोकेट करने का पावर भी दिया गया है। फिर इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैव प्रोविजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फिस्कल सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोविजन भी संविधान में किए गए हैं जिसके अंतर्गत द सेंटर हैज़ पावर टू रिटेन ऑल द इनकम फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज, कंपनी टैक्सेस, पोस्टेज स्टैम्प्स एक्सेट्रा। और इसमें सेंटर को, केंद्र को बहुत सारे ऐसे विषयों से जो भी इनकम होती है जिसमें कस्टम ड्यूटी है या कंपनी टैक्स है, पोस्टेज स्टैम्प्स है, इनकम टैक्स है, उससे जो भी इनकम होती है वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पास जाती है। तो यानी केंद्र को अपनी इनकम के लिए ज़्यादा सोर्सेज भी, स्पेशल सोर्सेज भी अवेलेबल कराए गए। और इन सारे कारणों की वजह से ये कहा जाता है कि इंडिया इज़ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हमारे देश में जो है केंद्र और राज्यों की तुलना में किस तरह ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न में ये समझाना है कि किस तरह से केंद्र जो है अधिक शक्तिशाली है भारत देश में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द मेंबर्स डिमांड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्यों हमारे देश के या संविधान सभा के मेंबर्स जो हैं वो एक शक्तिशाली केंद्र स्थापित करना चाहते थे या केंद्र को शक्तिशाली रखना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राइट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स वर विगोरसली डिबेटेड। तो हमारी संविधान सभा में केंद्र और राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों की विभाजन पर बहुत बहसें हुई है। मेंबर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू अपील टू द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और इन बहसों में हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अध्यक्ष से विशेष निवेदन किया कि जो है केंद्र ज़्यादा मजबूत होना
चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी कुड नॉट बी सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग पीस एंड कोऑर्डिनेशन ऑन वाइटल इश्यूज। और उनका यह मानना था कि यदि कमज़ोर सेंटर होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर होगी तो ऐसे में देश के अंदर शांति और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर समायोजन और संयोजन संभव नहीं हो पाएगा। यानी विभिन्न विषयों में संयोजन करने के लिए, अलग अलग राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ देश में शांति बनाए रखने के लिए नेहरू जी के अनुसार केंद्र का शक्तिशाली होना जरूरी था। बी आर अम्बेडकर ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड यूनाइटेड सेंटर। और इसी तरह के विचार भीमराव अंबेडकर जी के भी थे। उनका यह मानना था कि सेंटर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना चाहिए। ही वॉज एप्रीहेंसिव दैट अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल राइट्स एंड वायलेंस। ठीक है, और उनका यह मानना था कि एक कमज़ोर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कभी भी दंगों और हिंसा की स्थिति को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएगी। गोपाल स्वामी अयंगर, फिर इसके बाद तीसरे लीडर के रूप में गोपाल स्वामी अयंगर हैं। ऑल्सो वॉज इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। वो भी केंद्र के शक्तिशाली होने के फेवर में थे, पक्ष में थे। सिमिलरली बालकृष्ण शर्मा पॉइंटेड आउट दैट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ओनली कैन इफेक्टिवली प्लान फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री एंड कैन इफेक्टिवली मोबिलाइज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बालकृष्ण शर्मा का तो मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होने पर ही क्या है, देश के विकास की जो है योजनाओं को इफेक्टिवली प्लान किया जा सकता है उन्हें, और इफेक्टिवली मोबिलाइज करके देश के विभिन्न रिसोर्सेज को आर्थिक दृष्टि से उपयोग में लाया जा सकता है। आर्थिक तरह से हम रिसोर्सों को तभी जो है अच्छी तरह से यूज़ में ला पाएंगे जब सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू डिफेंड द कंट्री एंड अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज नेसेसरी। और उन्होंने ये भी कहा कि सही तरह की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन के लिए, साथ ही साथ देश की रक्षा के लिए और विदेशी आक्रमणों से देश को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना ज़रूरी है। तो ये अयंगर और बालकृष्ण शर्मा के विचार हैं जो स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते थे। बी आर अम्बेडकर भी चाहते थे। अब है बट ए मेंबर लाइक के संथानम, किंतु के संथानम जैसे कुछ विद्वान थे फ्रॉम मद्रास वॉज डेडली अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सेंटर। वो जो है केंद्र को शक्तिशाली बनाने में विश्वास नहीं रखते थे, वो इसे आत्मघाती मानते थे। इन हिज ओपिनियन अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वुड बी ओवरबर्डन। उनका यह मानना था कि अगर सेंटर को ज़्यादा शक्तियां दी जाएगी तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा, उसके पास अधिक कार्यभार आ जाएगा, अधिक काम उसको करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो ओवरबर्डन होगा विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। और इस कारण से वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। यानी सेंटर को शक्तिशाली बनाया तो वो ओवरबर्डन होगा और वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। बिसाइड एवरी टाइम ए प्रोविंस हैज़ टू आस्क फॉर फाइनेंशियल हेल्प। और इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि अगर सेंटर को शक्तिशाली बनाया गया तो हर छोटी मोटी वित्तीय मदद के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए राज्यों को सेंटर से मदद मांगनी पड़ेगी। ही वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ रिवोल्ट बाय द प्रोविंसेस। और उनको ये लग रहा था कि ऐसी स्थिति में राज्य जो है वो केंद्र के साथ विद्रोह करने की स्थिति में होंगे या क्या विद्रोह कर सकते हैं। सो ही सजेस्टेड वाइपिंग आउट द फेडरल सिस्टम। इसलिए उनका यह मानना था कि ये जो संघीय व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए, या केंद्र में संघ जो है या केंद्र जो है उसको ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। श्री ए रामास्वामी मुदालियर ऑफ मैसूर एंड ए मेंबर फ्रॉम उड़ीसा ऑल्सो स्ट्रांगली कंडेम फॉर प्रपोजल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल। तो रामास्वामी मुदालियर मैसूर के जो थे और इसके अलावा उड़ीसा के भी एक जो मेंबर थे वो नहीं चाहते थे कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बता रहा है कि कुछ लोग सेंटर को क्यों शक्तिशाली बनाना चाहते थे और कुछ लोग जो है क्यों सेंटर के पक्ष में, मजबूत होने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट इलेक्टर्स सिस्टम? डिस्कस द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स मेड इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। पृथक निर्वाचन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान सभा में इस व्यवस्था के संबंध में जो भी विभिन्न तर्क वितर्क किए गए थे उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, या पृथक निर्वाचन के संबंध में जो तर्क किए गए थे उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर द टाइप ऑफ इलेक्शंस इन विच माइनॉरिटीज select their own representative separately।
ठीक है। पृथक निर्वाचन एक ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें अल्पसंख्यक लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव अलग से करते हैं। ठीक है, ये मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लेना। पृथक निर्वाचन का मतलब जहां पर अल्पसंख्यक लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव अलग से करते हैं, एज अपोज टू जॉइंट इलेक्टोरेट, यानी जो जॉइंट इलेक्टोरेट्स होते हैं उसके विरोध में या उसके उल्टा यह किया जाता है व्हेन पीपल आर सेलेक्टेड कलेक्टिवली, जहां पर जॉइंट इलेक्टोरेट्स उन्हें कहा जाता है जहां पर सभी लोग मिलकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जबकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट होते हैं वहां अल्पसंख्यक ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। When minorities fear that they would not get representation in state affairs and government, then they demand separate electorates. अब separate electorates क्यों उस मांगे जाते हैं, उनकी व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है? जब माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यकों को ये लगता है कि राज्य के मामलों में या सरकारी मामलों में उनका जो है प्रतिनिधित्व सही नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में वो अपने लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करते हैं। On 27 August 1947, B. Poker Bahadur from Madras argued that separate electorates should continue for the minorities. 27 अगस्त 1947 को बी पोकर बहादुर जो मद्रास से एक संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि ये जो पृथक निर्वाचन माइनॉरिटीज़ के लिए है वो आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए, यानी संविधान द्वारा पृथक निर्वाचन किए जाने की व्यवस्था को कंटिन्यू रखना चाहिए। He was in the opinion that with proper representation the minorities could live in harmony. और उनका यह मानना था कि अगर माइनॉरिटीज़ को बराबर रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व जो है वो संसद और विधानसभाओं में मिलेगा तो वो क्या है बाकी धर्मों के लोगों के साथ हारमोनी से मिलजुल कर रह पाएंगे। देयर वॉइसेस कैन बी हर्ड, उनकी बातें भी व उनके मुद्दों को भी सुना जा सकेगा। इफ़ दे कुड गेट ए मीनिंगफुल वॉइस इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये उनकी बातों को तभी सुना जा सकेगा जब उनका सरकार में उचित प्रतिनिधित्व होगा। ही फर्दर अपील दैट नॉन मुस्लिम कुड नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द मुस्लिम, और उनका ये भी मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स इसलिए होना चाहिए कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो मुसलमानों की भावनाओं को या उनकी समस्याओं को सही तरह से समझ नहीं पाएंगे, और अगर हमें मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की समस्या को समझना है तो उन्हें पृथक निर्वाचन देना ही चाहिए। आर.वी. दुलेकर विथ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अपोज बहादुर। आर.वी. दुलेकर जो सदस्य थे उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में बहादुर या पोकर बहादुर की इन बातों का विरोध किया। ही पॉइंटेड आउट दैट विद द हेल्प ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स द ब्रिटिश अलर्ट द माइनॉरिटीज़। उनका यह कहना था कि इन पृथक निर्वाचन की व्यवस्था द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने माइनॉरिटीज़ को जो है यूज़ किया है। सरदार पटेल पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन डिक्लेयर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एज ए पॉइजन विच हैज़ एंटर्ड इनटू द बॉडी पॉलिटिक्स। सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचन को हमारे शरीर में या देश की शासन व्यवस्था में एक जहर की तरह माना। ही फर्दर पॉइंटेड आउट दैट द ब्रिटिश एलिमेंट हैज़ गॉन बट लेफ्ट द मिसचिफ बिहाइंड, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश से अंग्रेज जा चुके हैं लेकिन वो जो जहर है या जो वो जो शैतानी है वो इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स के रूप में छोड़ कर गए हैं। He argued the members that after the division of the country no one should think about separate electorates, और उनका यह कहना था कि जब देश का विभाजन हो गया है तो अब इसके बाद इस तरह के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यानी जो लोग अलग अपने लिए गवर्नमेंट चाहते थे उन्होंने बना ली है। अब जो है मुस्लिम या किसी भी तरह की माइनॉरिटीज़ को अलग निर्वाचन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे और विभाजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसा सरदार पटेल का मानना था। गोविंद वल्लभ पंत डिक्लेयर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एज सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज़। गोविंद वल्लभ पंत ने तो पृथक निर्वाचन को अल्पसंख्यकों के लिए ही आत्मघाती माना। उनका कहना था ही आर्ग्यूड दैट एवरी सिटीजन इन ए फ्री स्टेट शुड बी ट्रीटेड इन ए मैनर दैट सेटिस्फाइड एवरीबडी। उनका यह कहना था कि हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को एक स्वतंत्र देश में जो है इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो। बट ही वॉन्ट्स द मेंबर्स दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल हार्म द माइनॉरिटीज़, और उनका तो ये कहना था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स माइनॉरिटीज़ को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दिए गए तो ये अल्पसंख्यकों को ही नुकसान पहुंचाएंगे एंड विल बी आइसोलेटेड फॉर एवर। इस तरह से ये जो माइनॉरिटीज़ है वो बाकी लोगों की नज़र में आइसोलेट हो जाएंगे, यानी बाकी लोग उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे, उनकी किसी बात के बारे में नहीं सोचेंगे, और इस तरह से माइनॉरिटीज़
टोटल आइसोलेटेड हो जाएंगे, दे विल बी क्रिपल्ड एंड कुड नॉट एबल टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट अमंग देम। और इस तरह से इन अल्पसंख्यकों के अंदर ही जो है सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मसम्मान की भावना जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एंड मोर ओवर ही ऑल्सो हाईलाइटेड दैट देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी। और उनका यह मानना था कि इस तरह से लोगों के बीच में भेदभावपूर्ण जो है लॉयल्टी देश के प्रति नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को इस देश को अपना मानना है, अपना समझना, और इसके लिए सभी नागरिकों को एक तरह के अधिकार, एक तरह के सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेगम ए रसूल ऑल्सो वॉर्न द मेंबर दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड आइसोलेट द माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजोरिटीज। बेगम ए रसूल जो थी संविधान सभा की सदस्य, उनका भी यह मानना था कि ये जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है, इसके द्वारा ये जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती रहेगी और उनको हमेशा के लिए मेजोरिटी की नज़र में आइसोलेट कर दी जाएगी या आइसोलेट बना दिया जाएगा। बी आर अम्बेडकर वॉज ऑल्सो अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अम्बेडकर भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था के खिलाफ थे। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, भारत विभाजन के बाद वो भी इसको सही नहीं मानते थे। ही अपील द मेंबर्स दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। और उनका भी ये मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था जो है उन लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा पाएगी, इसलिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और भारत में इसीलिए इस व्यवस्था को जो है समाप्त किया गया, या संविधान सभा द्वारा जो है इस तरह की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित या ये जो तर्क जो हमने डिस्कस किए हैं वो किए गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? तो ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इट वॉज ए मोमेंटस रेजोल्यूशन विच चॉक्ड आउट द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो उद्देश्य प्रस्ताव थे जिनके ऊपर ही हमारा संविधान जो है वो निर्भर करता है, या इस उद्देश्य प्रस्ताव में उन आदर्शों की बातें की गई जिन पर हमारा संविधान निर्भर है या जिस पर बना है। It also prepared a framework within which the members of the Constituent Assembly will prepare the Constitution। और ये वही फ्रेमवर्क था जिसके अंदर रहकर संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे संविधान को बनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो निर्धारित बिंदु थे उन्हीं के आधार पर संविधान का निर्माण किया था। इट प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड वुड गारंटी द सिटीजन्स जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित किया गया, जो भारत के सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की व्यवस्था करेगा। इट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट एडिक्वेट सेल्फ गार्ड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज। और इसने ये भी व्यवस्था की कि पर्याप्त जो है व्यवस्था की जाएगी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, बैकवर्ड्स या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ट्राइबल्स, दलित जो आदिवासी हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी क्या किया जाएगा, विशेष प्रावधान किए जाएंगे। आफ्टर पॉइंटिंग आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेहरू प्लेस्ड इंडियन एक्सपेरिमेंट इन ए ब्रॉड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव के माध्यम से पंडित नेहरू ने भारतीय जो प्रयोग है इस संविधान बनाने का उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ही ऑन हिज स्पीच रेफर्ड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव की बातों के दौरान अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको भी मेंशन किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति को भी यहाँ मेंशन किया, रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति को भी उन्होंने मेंशन किया। हु हैड अ लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और ये बताया कि इन देशों ने अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। While going back to history, he suggested not to borrow the ideas mechanically to apply in India। और उन्होंने हिस्ट्री की तरफ जाते हुए उन्होंने कहा कि हमें हर चीज़ को मशीनीकृत होकर दूसरे देशों से पूरी तरह से नहीं लेना है, उसे अपने इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है इन विचारों को
मॉडिफाइड करना है। ही स्टेटेड दैट द आइडियल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी जस्ट डिराइव्ड फ्रॉम एल्सवेयर। उनका यह कहना था कि जितने भी आदर्श और व्यवस्था है वो दूसरे देशों के संविधान से एज इट इज़ नहीं ली जानी चाहिए, रादर इट शुड फिट इन विथ इंडियन टेम्परामेंट एंड बी एक्सेप्टेबल फॉर द इंडियंस। बल्कि वो सारी चीज़ें जो दूसरे संविधानों से हम ले रहे हैं वो भारतीय व्यवस्था और भारतीय लोगों के द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए, यानी हम जिनको स्वीकार करें वही बिंदु हमें विदेशों से, दूसरे देशों के संविधानों से लेने हैं। ही फर्दर स्टेटेड दैट बोरोइंग द आइडियल्स वाज नेसेसरी टू लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ द वेस्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें इन दूसरे देशों के संविधानों से ये जितने भी आदर्श है वो लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पश्चिम के देशों से उनके द्वारा जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीकों से अपने देश का विकास किया गया उससे हम भी सीख सकें, एंड देयर अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, और साथ ही साथ उनकी उपलब्धियों और उनकी असफलता दोनों से हम सीखें और सीखने के बाद उन चीज़ों को अपने देश के संविधान में इम्प्लीमेंट करें। रिगार्डिंग नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, नेहरू सजेस्टेड दैट इट शुड बी प्रिपेयर्ड थ्रू डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। और भारत देश की लोकतंत्र की प्रकृति के बारे में नेहरू का यह सुझाव था कि ये जो है आपस में बातचीत के द्वारा और डिस्कशंस के द्वारा जो है नेगोशिएशन और समझौतों के द्वारा इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव था जो नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और उसी के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन एक्सेप्शनली टमल्टस, गिव एन एग्जांपल इन सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट। जो वर्ष आज़ादी के जो वर्ष थे जब संविधान बनाया जा रहा था वो बहुत मुश्किल भरे थे, कठिनाइयों भरे थे। इसके बारे में जो है इसके समर्थन में तर्क दीजिए। तो बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन इन द कंट्री वर टमल्टस। भारत की आज़ादी से पहले ही 15 अगस्त 1947 से पहले देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो चुकी थी। नो डाउट द पीपल हैड अ ग्रेट होप फॉर फ्री पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडिया। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग आज़ादी के बाद एक बहुत ही शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और समृद्ध देश की कल्पना कर रहे थे, बट दे ऑल्सो फेल्ट डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड ड्यू टू मैनी इंसिडेंट। लेकिन इस आशा के साथ ही साथ लोगों को बहुत सारे निराशा और परेशानियां भी उस समय बहुत सारी घटनाओं की वजह से देखनी पड़ी, समझनी पड़ी, सच इज कम्युनल राइट्स, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में थी सांप्रदायिक दंगे दैट फॉलोड और इंडिपेंडेंस, जो कि हमारी स्वतंत्रता के कुछ समय बाद या उससे साथ ही शुरू हो गए थे, एंड इन विच मोर देन 2 लाख पीपल वर किल्ड, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई, मर्डर हुआ या मार दिया गया। तो ये कम्युनल राइट्स जो थे वो सबसे बड़ी समस्या इस संविधान सभा के सामने थी। इंडियन इंडिपेंडेंस अकम्पनीड पार्टीशन ऑफ द कंट्री। भारतीय स्वतंत्रता जो है वो विभाजन के साथ आई थी। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, नेमली इंडिया एंड पाकिस्तान। और भारत की स्वतंत्रता जो है इंडिया और पाकिस्तान की स्वतंत्रता के रूप में आई। 2 देश एक साथ स्वतंत्र हुए थे। द पीपल स्टिल रिमेंबर द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1947। इट वॉज परहैप्स द मोस्ट वाइड स्प्रेड पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द एलियन रूल। और लोग इस स्वतंत्रता के समय भारत छोड़ो आंदोलन को अभी भी याद कर रहे थे, जो पूरे देश में फैला था और जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। द पीपल वर स्टिल रेमिनिसेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज। लोग अभी भी आज़ाद हिंद फौज की सफलता से उत्साहित थे। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुभाष चंद्र बोस विद फॉरेन एड, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा विदेशियों की सहायता से बनाई गई थी। द पर्पज ऑफ विच ऑफ कोर्स वॉज टू विन फ्रीडम, और उसका भी उद्देश्य देश की आज़ादी प्राप्त करना था। ड्यूरिंग द लेट 1940s देयर वॉज मास प्रोटेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 1940 के बाद देश में बहुत सारी जगह वर्कर्स और किसानों के द्वारा बहुत सारे जो है विरोध प्रदर्शन किए गए थे। देयर वॉज लैक ऑफ सोशल हार्मनी एज द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिपीटेडली फेल्ड टू अराइव एट एनी कंसिलेशन। और इसी समय जब संविधान बन रहा था तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी भी तरह के समझौते पर सहमत नहीं हो पाए, और सामाजिक जो सौहार्द है वो इसकी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। देयर वर परसिस्टेंट राइट्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, और देश में लगातार
उत्तरी और पूर्वी भारत में दंगे हो रहे थे। देयर वर मैनी किलिंग्स इन कलकत्ता इन अगस्त 1946, और अगस्त 1946 में कलकत्ता में बहुत सारे लोगों को इन दंगों में मार दिया गया था। तो ये वो समय था, इसी वजह से इसको टमल्टस या बहुत ही कठिनाई और संघर्ष भरा समय जो है वो कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोमनाथ लाहिड़ी रिमार्क्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा के बारे में क्या कमेंट किए हैं। तो संविधान सभा के बारे में सोमनाथ लाहिड़ी का कहना था, he congratulated Pandit Nehru for fine expression on the spirit of the Indian people and his remarks on British। सोमनाथ लाहिड़ी ने सबसे पहले तो बधाई दी पंडित नेहरू को कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से भारतीय जनता और ब्रिटिश के बीच में जो है वो संबंध स्थापित किए हैं। बट एट द सेम टाइम ही सॉ द डार्क हैंड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने इस संविधान सभा में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो डार्क या कृष्ण पक्ष था, काला पक्ष था, उसको भी महसूस किया। ही अर्ज्ड द मेंबर्स एंड इंडियंस टू फुली फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इंपीरियल। और उनका ये कहना था कि संविधान सभा अपने आप को पूरी तरह से ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करे, इस साम्राज्यवादी शासन से मुक्त करे। यानी वो ये समझ रहे थे, मान रहे थे कि संविधान सभा ब्रिटिश द्वारा बनाई गई है और इसका प्रभाव इस संविधान पर रहेगा। इसलिए अगर हमें सही संविधान बनाना है तो हमें पहले अपने आप को इस ब्रिटिश प्रभाव से, उसके साम्राज्यवाद से मुक्त करना पड़ेगा। ही वॉज एप्रीहेंसिव दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश। उनका यह मानना था कि ये संविधान सभा जो है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। इट वुड वर्क ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रिटिश ओनली, और इसलिए ये अंग्रेजों के निर्देशन में ही काम करेगी। ही फर्दर स्टेटेड दैट फॉर एवरी लिटिल डिफरेंस द इंडियंस वुड सी इन द फेडरल कोर्ट और डांस अकॉर्डिंग टू द ट्यून। और उनका यह मानना था कि विभिन्न प्रकार के जो भी मत रहेंगे उसके लिए हमेशा इंडियंस जो है ब्रिटिश कोर्ट की तरफ देखेंगे या ब्रिटिश के अकॉर्डिंग जो है अपने रूल बनाएंगे। यानी संविधान सभा जो है पूरी तरह ब्रिटिश प्रभाव में ही हमारे देश में कानूनों का निर्माण कर पाएगी। ही फर्दर अर्ज द मेंबर्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज वर्किंग अंडर द शेड्यूल्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इकोनॉमी एटसेट्रा। उनका यह कहना था कि हमारी ये जो संविधान सभा है पूरी तरह से ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था द्वारा नियंत्रित है। सो ही अपील्ड ऑल द मेंबर्स फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसलिए उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि पहले हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, विच शुड बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश विफ एंड ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, जिससे इस ब्रिटिश प्रभाव और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्त की जा सके, ताकि हम जो अपना संविधान बनाए वो पूरी तरह से ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त हो। तो ये जो है सोमनाथ लाहिड़ी का संविधान सभा के बारे में विचार था। इसके बाद आते हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड एनजी रंगा सेड इन डिफाइनिंग माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों को जो है डिफेंड करते हुए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एनजी रंगा का इसमें क्या कहना था। एनजी रंगा वॉज ए सोशलिस्ट लीडर। एनजी रंगा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, नेता थे। अर्ज द मेंबर्स टू डिफाइन द माइनॉरिटी ऑन इकोनॉमिक टर्म्स। उन्होंने अल्पसंख्यकों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा की बात की। अकॉर्डिंग टू हिम द रियल माइनॉरिटीज आर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन। और एनजी रंगा के अनुसार वास्तव में जो अल्पसंख्यक हैं वो गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं। ही पॉइंटेड आउट दैट राइट्स टू लीव, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अदर सिविल लिबर्टीज वुड बी यूजलेस विदाउट क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर द सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड पीपल। उनका यह मानना था कि जीवन जीने का अधिकार, पूर्ण रोजगार और दूसरी सभी तरह की जो है स्वतंत्रताएं हैं वो तब तक फ्रूटफुल नहीं होगी, तब तक उपयोगी नहीं होगी जब तक कि हम ये जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन लोगों को के लिए बराबर परिस्थितियों का निर्माण नहीं करते हैं। सो ही स्ट्रेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू देम। इसलिए उन्होंने इन डिप्रेस्ड और सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए सुरक्षा की मांग की। He further pointed out the oppressed, depressed and suppressed people would not take advantage of the ordinary civil rights as long as their position has been elevated। और उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ इस बात को रखा कि जितने भी ये सामाजिक सुविधाएं, लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा या संविधान सभा द्वारा प्रस्तावित की जा रही है, उन सब का
उन सारे नागरिक अधिकारों का संभव तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि इन पिछड़ी हुई जातियों को जो है उनकी स्थिति को सुधारा नहीं जाता है. सो ही ड्रू अटेंशन टू द गल्फ दैट सेपरेट द ब्रॉड मासेस ऑफ इंडियंस एंड अपील फॉर अ लैडर टू एलिवेट देयर पोजीशन. और इसलिए उन्होंने इस बात की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया कि ये जो खाई है जो अमीर और गरीब के बीच है, इसको पाटना या इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है. तभी जो है इन पिछड़े हुए लोगों की स्थिति को सुधारा जा सकता है. उनके बीच में एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी ताकि वो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी स्थिति सुधारी जा सके. तो एनजी रंगा जो यहाँ माइनॉरिटीज़ यानी डिप्रेस्ड क्लास के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की या रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उनका फेवर कर रहे हैं. ठीक है. इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन के रूप में है, व्हाट डिड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड विथ रिगार्ड टू हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज. संविधान सभा में विभिन्न प्रकार के सदस्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के बनाने के बारे में क्या कहा गया, क्या तर्क वितर्क या कुतर्क दिए गए. On 12 September 1947, R.V. Dhulekar from Central Province made a strong plea to make Hindi as national language. 12 सितंबर 1947 को मध्य प्रांत से संबंधित आर.वी. धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बारे में जो है वो कड़ाई से बात की. On his speech, he pointed out that the members who have no knowledge of Hindi should leave Constituent Assembly. और उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि वो सदस्य जो हिंदी नहीं जानते हैं उन्हें संविधान सभा को ही छोड़ देना चाहिए. His speech created outbursts among the members and hot debate continued in the House for 4 months. और उनके इस भाषण ने, उनके इस तर्क ने संविधान सभा के अंदर जो है वो बहुत बड़े गतिरोध को उत्पन्न कर दिया और लोगों के बीच में, संविधान के सदस्यों के बीच में लगभग 4 महीनों तक इस हिंदी को भाषा राष्ट्रभाषा बनाए या न बनाए जाने के बारे में जो है बहसें चलती रही. श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास अर्ज्ड द मेंबर्स नॉट टू प्रेशराइज हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज. दुर्गाबाई जो मद्रास से मेंबर थी, उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्टफुली कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने सभी मेंबर को रिक्वेस्ट किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर इतना जोर नहीं देना चाहिए. शी अपील्ड द मेंबर्स दैट स्ट्रेस फॉर हिंदी वुड क्रिएट सस्पिशन अमंग द पीपल ऑफ द साउथ. उनका यह कहना था कि अगर हिंदी को इतना जोर दिया जाएगा राष्ट्रभाषा के रूप में तो इससे दक्षिणी भारतीय लोगों के मन में शंका या संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. शी अपील्ड दैट पीपल हैड अ फियर ऑफ चूजिंग हिंदी ओवर देयर प्रोविंशियल लैंग्वेजेस. और उन्हें ये लग रहा था कि लोगों में एक डर उत्पन्न हो जाएगा कि वो अपनी राज्य की स्थानीय भाषा के स्थान पर हिंदी को जो है वो चुने. She further appealed that Gandhiji's language theory of Hindustani should be given emphasis as the national language. और उन्होंने यह भी बात की कि हिंदी की जगह महात्मा गांधी द्वारा जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज थी उसको राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए. तो जो दुर्गाबाई थी, जी दुर्गाबाई, वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज के फेवर में थी. श्री शंकर राव देव फ्रॉम बॉम्बे अपील दैट मेंबर्स शुड नॉट प्रेशराइज अदर्स टू एक्सेप्ट हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, अदरवाइज पीपल वुड बी सस्पिशियस. श्री शंकर राव जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे, उन्होंने भी इस बात के लिए दृढ़ता से कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में एक्सेप्ट करने की बात को इतनी कड़ाई से नहीं कहा जाना चाहिए. इससे जो दूसरे लोग हैं या संविधान सभा के बहुत सारे लोग हैं उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा. टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार फ्रॉम मद्रास वॉर्न द मेंबर नॉट टू एग्रेसिवली फॉलो हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज. टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार जो मद्रास से थे, उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा, चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के बनाने के बारे में बात जो है वो नहीं करनी चाहिए, इतना आक्रामक नहीं होना चाहिए. ही रिमार्क दैट इट वुड क्रिएट बीटर फीलिंग अमोंग सम पीपल. और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाएगा, हिंदी की राष्ट्रभाषा के बनाने के लिए अगर इतनी आक्रामकता दिखाई जाएगी तो इससे लोगों के बीच में कड़वाहट आ जाएगी. एंड सजेस्टेड दैट म्यूचुअल एडजस्टमेंट कैन ओनली रिजोल्व द इश्यू. और उन्होंने इस बात को रखा कि आपस में बातचीत के द्वारा ही जो है कुछ समझौता करके ही इस इश्यू को सुलझा लेना चाहिए. तो इस तरह से हिंदी भाषा के पक्ष और विपक्ष में संविधान सभा में इस तरह की चर्चाएं हुई. इसी के साथ आज का ये जो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन
चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड ये जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।